हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे विज्ञान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 1 और 2 नंबर की, वो मैं लेके आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये जो जितने भी प्रश्न है बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर में हर साल लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, संयोजन नाम से स्पष्ट है बेटा। संयोजन का मतलब जुड़ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ये मेरा मैग्नीशियम है, ये मेरा ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं ऊष्मा की उपस्थिति में। ये उदाहरण हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण दीजिए। तो ये जो पीछे वाला उदाहरण था, इसको ही आप लिख सकते हो 2mg इधर है, इधर भी 2mg है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये इसी उदाहरण को पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने और एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसे भी आप लिख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये देखिए, मैंने एथिलीन लिया है, इसमें हाइड्रोजन मिला है निकल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये मेरा एथेन बन गया है। ठीक है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है या अधिक पदार्थ में उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो ये देखो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये ऊष्मा की उपस्थिति में CaO और CO2 में टूट गया। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण भी हो गया, और ये वियोजन अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, मजा आ जाएगा। 150 से ज्यादा क्वेश्चन आज हम बताने वाला हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण बोला तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा होती है उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ये है आपके पास 2KClO3। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2KCl + 3O2। ये इसका उदाहरण है। कह रहे विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण देने के लिए बोल रहे हैं। ये देखो मेरे पास Fe है, ये मेरे पास CuSO4 है, तो Fe Cu की जगह पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4, और बेचारा Cu अलग हो जाएगा। Cu बोले तो कॉपर। ठीक है, लोहा होता है Fe। ठीक है, लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालते हो तो जो लोहा होता है स्वयं उसका स्थान ले लेता है, कॉपर का स्थान ले लेता है। और ठीक है, और फिर क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के मस्त इजी सा उदाहरण है, इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, और ये पिछले साल ही पूछा गया है 2022 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिया है BaCl2, और यहाँ है Na2SO4। यहाँ से क्या होगा Ba, और यहाँ से आगे SO4। Ba और SO4 साथ में जुड़ के क्या बना देंगे PaSO4, और यहाँ से Na2 और यहाँ से Cl2, तो यहाँ हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, ये आपका आ जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला है, अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन क्या होता है बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, नहीं अपचयन है ना, उपचयन बोल रहा हूं मैं, अपचयन में उल्टा होता है। उपचयन में चलो बता देता हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उल्टा अपचयन होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखा हुआ है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और उपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। सो अभी जो उदाहरण मैंने लिखाया था आपको, Fe + CuSO4 + तीर का निशान FeSO4 + Cu, ये इसी का उदाहरण है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से रासायनिक परिवर्तन होता है, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा,
रासायनिक परिवर्तन होता है। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक और एक भौतिक। रासायनिक परिवर्तन में अगर सिंपल से उदाहरण दूं, अगर आप दूध से दही बना रहे हो तो दही से दूध नहीं बना सकते, है कि नहीं। और भौतिक परिवर्तन, अगर आप बर्फ से पानी बना रहे हो तो पानी से बर्फ बना सकते हो, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के बीच में होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जल के साथ यानी कि H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया की समीकरण आपको लिखनी है। तो क्या बनता है, सबसे पहले बनता है Fe2O3 जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। फिर क्या बनेगा, SO2 जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर बनता है SO3 जिसे हम कहते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। उपचयित, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अपचयित, जिसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है। अब उपचयित कौन सा हो रहा है, देखो यहाँ पर MnO2 है, ठीक है। यहाँ Mn के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन लग रहा है। और यहाँ देखो Mn के साथ क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि जो MnO2 है वो अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। और यहाँ आ जाओ बेटा H, ठीक है, HCl है। और यहाँ H के साथ देखो बेटा क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो HCl क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये उपचयित हो रहा है। HCl उपचयित हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसकी जो PDF है, जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ में, ऑल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, उनको मिल जाएगा। ये एक पार्ट है, 150 क्वेश्चन और आएंगे, वो भी टाइप है, उनको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बेटा तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। इस प्रक्रिया के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है बस। तो ये आपका क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें हम कॉपर मिलाते हैं, तो फिर क्या बनता है आपका, कॉपर नाइट्रेट बनता है, CuNO3 का ट्वाइस, और हमारा Ag अलग हो जाता है। ये अभिक्रिया आपको लिखनी है, रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग के देखो ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था बेटा तब ये आया था। कह रहे एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। तो बेटा 2008 में मैंने दिया था बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का, ठीक है। तो तत्व X कॉपर होता है आपका, और काले रंग का जो यौगिक होता है ना वो कॉपर ऑक्साइड होता है, CuO, ठीक है। उस तत्व का नाम क्या है बेटा, कॉपर। और जो काले रंग की परत बनती है उसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। अगला है, सफेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। आपने देखा होगा जब हम सफेदी कर देना तो दीवारों पे एक चमक आ जाती है, ठीक है। वो चमक क्यों आती है, किसके कारण आती है। सफेदी करने पर बुझे हुए चूने का हम प्रयोग करते हैं, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है। देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, ठीक है। हम बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं, बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एक परत बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी परत बना लेती है, और उसी परत के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है दीवार, है ना, पेंट करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए कर सकते हैं ताकि उसे हम जंग से बचा सकें, संक्षारण से बचा सकें। ये इसका उत्तर होगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, जंग क्या है। तो जंग आयरन ऑक्साइड जिसे हम Fe2O3 और आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3 का एक मिश्रण होता है जंग। अगर आपसे कोई पूछे जंग क्या है तो ये बोलना, जंग ये नहीं जो गोलीबारी चल रही है वो जंग नहीं। जंग जो आप देखते हैं ना, भूरी भूरी परत चढ़ जाती है लोहा या इन सब वस्तुओं में, तो उसे हम जंग कहते हैं, ठीक है बेटा। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रवाहित क्यों किया जाता है, क्योंकि उससे हम उपचयित होने से बचा सकें। अगर तेल और नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हवा के संपर्क में आने के बाद उसमें +O2 लग जाएगा,
है ना, उपचयित हो जाएगा और उपचयित होने से वो क्या हो जाती है, विकृत गंधि हो जाती है, उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए, तो पहले ही हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। आप जो हवा चिप्स के पैकेट में देखते हो ना, भरा है, भाई हवा क्यों भरा है इतना, वो हवा होती है नाइट्रोजन, ताकि आपका चिप्स एकदम कुरकुरा बना रहे, उसके स्वाद मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? देखो बेटा, लिटमस पत्र वो शुष्क है, गीला नहीं है, ड्राई, एकदम ड्राई, तो ड्राई पे कोई असर ही नहीं होगा ना। कह रहे शुष्क HCl गैस H पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि HCl अणु से H पॉजिटिव आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। अब ड्राई है, सूखा है, तो उसमें पानी ही नहीं है, अब पानी नहीं है तो ये चीज तो कर नहीं पाएगा, H पॉजिटिव आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। अतः H पॉजिटिव आयनों की अनुपस्थिति, अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं हो पाता। इसी वजह से मेन कारण है, क्योंकि ड्राई होता है और ये आयनों का विलयन जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता, इसी वजह से। अगला है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? देखो बेटा, विद्युत के चलन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, H पॉजिटिव आयंस, और अम्ल में H पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं जो कि विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी होते हैं। सिंपल सा कारण है आंसर। तो वही लिखा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बताइए। ये कुछ आपको दे रखे हैं, पर इसमें प्रबल अम्ल बताना है। तो प्रबल अम्ल का होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल क्षार होते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके बेटा एग्जाम में जरूर आएंगे, या यही क्वेश्चन आपको बहुविध के लिए प्रश्न में भी बना के दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, H पॉजिटिव आयन किस चीज को बताता है बेटा? अम्लता को। और OH नेगेटिव आयन किस चीज को बताता है? क्षारीयता को, है ना। तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता विलयन की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति का निर्धारण करती है। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन उतना ही प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आप जानते हैं H पॉजिटिव, देखो pH स्केल पे भी हम काउंट करते हैं ना, 0 से 7 में जाओगे, जितना pH कम होगा मान, उतना ज्यादा वो प्रबल होगा अम्ल। 7 उदासीन होता, जितना 7 से ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा क्षार होगा, 7 से 14 तक। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल को और क्षार को मिलाते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को मिलाने पर हमें लवण और जल की प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये लिख दोगे, उसके बाद उदाहरण, ये क्षार हो गया NaOH, और ये HCl हो गया, ये प्रबल क्षार, ये प्रबल अम्ल है। मिलाएंगे हमें NaCl मिलेगा, नमक, लवण, और पानी हमें अलग मिलेगा। सिंपल सा उदाहरण है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, गंधीय सूचक क्या है? वह सूचक जिसके गंध से हमें उसकी प्रकृति का पता लगता है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है बेटा। सूचक क्या होते हैं? जो सूचना देते हैं किसी चीज के बारे में, कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है ना। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। इनकी सहायता से अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों की पहचान की जा सकती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। pH को परिभाषित कीजिए। pH, देखो बेटा, अभी मैंने बताया भी था, यहाँ पे चित्र भी बना देना हो सके तो। ठीक है, यहाँ हो सके तो देखो बेटा, इधर होता है H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना, और इधर होता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ से इधर से यहाँ तक होता है अम्ल, साथ पे होता है उदासीन, उदासीन का मतलब लवण, और यहाँ पे होता है आपका क्षार। ठीक है, यहाँ 0 से यहाँ पे होता है 0 से 7 के बीच में अगर होगा
तो अम्ल है, 7 पे उदासीन है, 7 से ज़्यादा, 14 या 14 से कम, ठीक है, क्षार होता है। ये चित्र बना भी देना। तो पीएच क्या होता है? पीएच एक संख्या जो 0 से 14 तक है, किसी विलयन की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रवृत्ति को इंगित करता है। यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता H पॉजिटिव आयन का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। पीएच निकालने के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है मैंने बच्चों, 20 मिनट की, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पीएच के मान निकालने के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देखना। ऊपर लिख देना पीएच मान कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात करते हैं, और आगे चैनल का नाम लिख देना हमारा मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। दो व्यक्तियों ए और बी के आमाशयिक रस का पीएच मान 1 और 3 है। देखो बेटा, ए का 1 है और बी का 3 है, ठीक है। किस व्यक्ति का आमाशयिक रस अधिक अम्लीय है? अम्लीय मतलब देखो, जिसका पीएच मान ज्यादा कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, तो ये छोटा है तो ये ज्यादा अम्लीय होगा। एक का आमाशयिक रस अधिक अम्लीय है, ठीक है। जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रबल होगा अम्लीय में, और क्षार में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रबल होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच में कमी होना क्या प्रदर्शित करता है? पीएच जितना कम होगा आपकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी, ये प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे पीएच में कमी होना अधिक अम्लीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, दो विलयन ए तथा बी के पीएच मान क्रमशः ए का मान बेटा 5 है और बी का मान 8 है। इनमें से कौन सा विलयन क्षारकीय होगा? क्षारकीय होने के लिए 7 से ज्यादा चाहिए होता है, तो क्षारकीय क्या होगा? बी वाला होगा, क्योंकि ये 7 से ज्यादा यानी कि 8 है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। जब वर्षा की जो जल है उसका पीएच मान 5.6 से भी कम है तो वो उसका जो नेचर होता है, एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि बहुत ही बेकार होती है। और जनरली जो अम्लीय वर्षा होती है, जो पहली बरसात होती है ना, वो आपकी अम्लीय वर्षा होती है ना। पहली बारिश में मत भीगो, बीमार पड़ जाओगे, तो यही कारण है। पहली बारिश से फसल की भी नुकसान होती है अगर उसकी एसिडिटी बहुत कम है, 5.6 से भी कम है ना। आगे बढ़ते हैं, अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियां क्या कहलाती हैं? अपच की अपच, जब पेट खाना खाते हो पेट भरा भरा सा हो गया है ना, कहीं पार्टी में जाते, शादी में जाते, भाई मिलेगा कल, नहीं मिलेगा दबा के पी लो, खा लेते, भर के खा लेते हैं, ये रसगुल्ला है ना, पूरी, चावल, मोमो, चाउमीन, ये आइसक्रीम, सब कुछ एक भर दिया, और सुबह देखोगे पेट हिल नहीं पा रहा, ऐसे ऐसे पेट फूल गया है, डकार आ रही है, खट्टी खट्टी, तो ये अपच की स्थिति होती है। इस स्थिति में आपके पेट में एसिड ज़्यादा बन जाता है, और इस स्थिति में जब डॉक्टर के पास जाते हो तो एक गोली देता है आपको, है ना, वो गोली उसे हम कहते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या करती है, जैसे हम लेंगे अंदर, वो पेट में जाके घुलती है, और वो जो गोली का नेचर होता है वो क्षारकीय होता है, वो क्षार होती है एक्चुअली, ठीक है। क्षार जाती है और घुलती है तो एसिड की मात्रा को बैलेंस करने का प्रयास करती है, धीरे धीरे कम करती है। जैसे ही बैलेंस होने लगता है या थोड़ा सा क्षारकीय नेचर में आ जाता है तो आपका पेट का दर्द कम होने लगता है, जैसे कि इनो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम लेते हैं बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, उस पर मिलाते हैं क्लोरीन प्लस Cl2, तो हमें मिलता है विरंजक चूर्ण CaCl2, और हमें पानी अलग मिल जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग जो पीने वाले पानी होते हैं ना, फिल्टर करने के लिए, जो फिल्टर वाला पानी मंगाओ घर पे, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो पानी होता है, उसमें बस विरंजक चूर्ण डाल देते हैं। विरंजक चूर्ण डालने से ना पानी में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पीने के जल को रोगाणु रहित करने के लिए इसका एक उपयोग है। अगला क्वेश्चन है, CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है बेटा विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, फेमस नाम। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने के प्रक्रम को क्लोरो क्षारक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्लोरो क्षारक, क्लोरो नाम से ही पता चल रहा है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करने के प्रक्रम को क्लोरो क्षारक इसलिए कहते हैं क्योंकि
इसमें बनने वाले उत्पाद क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन भी बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है, क्लोरो क्षारक, इसलिए इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सिर्फ मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था बेटा ये क्वेश्चन आया था। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 हाफ H2O साथ में रहता है और उसमें फिर हम हाफ H2O मिलाएंगे पानी, तो हमें क्या मिल जाएगा? जिप्सम। ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है? क्योंकि वो क्लोरीन से बनता है बेटा, तो क्लोरीन की गंध आएगी। विरंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध इसलिए आती है क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न कर देती है। ठीक है, ये कारण है, और क्लोरीन गैस उत्पन्न कर देती है, इसी वजह से क्लोरीन की बदबू आती है। बेकिंग पाउडर के 2 घटकों के नाम बताइए। तो पहला घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा हो जाएगा टॉर्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये घटक है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये रासायनिक नाम है उसका। फिर क्या बोल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र तो बेटा ये होता है CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सो बनता कैसे है? ये आपके पास जिप्सम है। ठीक है, CaSO4 ये क्या है बेटा? जिप्सम डॉट 2H2O। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और गर्म करने में हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और पानी मिलता है। बस इतना ही लिखना था। अगला क्वेश्चन है चूने का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखिए। चूने का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaO। ठीक है, CaO होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करोगे? तो देखो बेटा ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, उससे मुझे मिलाना है पानी H2O और उसमें मुझे मिलाना है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाओगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, 2NaHCO3 मिल जाएगा, NaHCO3 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा का। ठीक है, अगला है सोडा अम्ल अग्निशामक के घटक क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये चीज है और सल्फ्यूरिक अम्ल ये होते हैं आपके अग्निशामक के घटक। धोने का सोडा जैसे हम धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडे का रासायनिक नाम सूत्र बताइए। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है, देखो धोने का सोडा है ना तो बस पानी के मोल ऐड कर दिए जाते हैं, Na2CO3 डॉट 10H2O, पानी के 10 मोल। बेटा लिख लिख के याद कर लेना, और ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मैं दावा बोलता हूँ। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से आ जाएंगे, और ये छाट छाट के बनाए गए क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो 2 प्रमुख उपयोग क्या है? जो मैंने बोला ना, दवाई देता है बेकिंग सोडा होता है, ठीक है ना, प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड औषधि के रूप में। दूसरा पेयजल, जो कोल्ड ड्रिंक होता है ना, उसमें भोज्य पदार्थों में कभी कभी जो आप पकोड़े बनाते हो ये थोड़ा फूल जाए, थोड़ा सा क्रंची हो जाए, उसमें भी इसका उपयोग होता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका नाम है बेटा शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो 2 प्रमुख उपयोग क्या है? पहला है पीने के पान जल को रोगाणु रहित करने में, और अनेक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। किसके रूप में? उपचायक के रूप में। अगला बेकिंग सोडा के 2 महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो पहला गुण है बेकिंग सोडा एक सफेद ठोस पदार्थ होता है, यह वायु में स्थायी होता है। ठीक है, यही से 2 गुण बन गए। बेकिंग सोडा जल में अल्प विलेय होता है,
ठीक है, पानी में थोड़ा कम घुलता है, और इसका जलीय विलयन जो होता है बच्चों वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही करने के लिए करता है। क्या है बेटा, टूटी हड्डी जब हमारा हार्ट क्या लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी है ना, वो लगा देता है। उस यौगिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये साधारण नाम है। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा पक्का। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है। समीकरण भी दीजिए। तो चूने का जल में जब डालोगे तो दूधिया कलर हो जाएगा, है ना, चूने का जल दूधिया हो जाता है। अभिक्रिया देनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चूने का जल है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या बनेगा, सफेद अपशेप बनेगा, कैल्शियम CaCO3 और पानी हमारा प्लस अलग रहेगा, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत बार पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया इस क्वेश्चन को, कि सोडियम जो धातु होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। वो अगर उसे तुम हवा के संपर्क में लाओगे ना, हवा के संपर्क में लाते ही आग पकड़ लेती है। ठीक है, हवा में होता है ऑक्सीजन, पानी में भी नहीं रख सकते इसको, क्योंकि पानी बनता है H2O, ऑक्सीजन उसमें भी उपस्थित है। तो केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है ताकि वो हवा के संपर्क में ना आ पाए। ठीक, क्योंकि जैसे वो हवा के संपर्क में आएगा आग पकड़ लेगी, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, देख सकते हो आप। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना चांदी। इतना आसान क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। भाई साहब कितनी बार पूछा गया है। सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में जो पाई जाती है वो है मरकरी। ठीक है, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका प्रतीक होता है Hg, मरकरी। ठीक है ना, Hg प्रतीक है इसका। एक धातु एक अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो, जो मरकरी धातु हो गया और ब्रोमीन अधातु हो गया, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, द्रव समझते हो जैसे पानी। उन धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके Hg गैस मुक्त कर सकती है। तो वो है बेटा मैग्नीशियम और मैग्नीज, याद कर लीजिएगा। वो क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। सांस फूल रहा है यार, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन है, नम वातावरण। नम का मतलब वह जिसमें नमी होगी, ठीक है ना, गीला गीलापन होगा, जैसे बरसात होने के बाद ऐसा फील होता है। रखे तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत रासायनिक नाम क्या है। तो संचारण हुआ। ठीक है, जब कोई लोहे की वस्तु या कोई धातु नम वातावरण में रखी जाती है तो उस पर जो भी परत चढ़ती है वो संचालन के कारण होती है। तो उस परत का नाम पूछ रहा है क्या है। जो हरी परत होती है ना, उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है, एक मोल मिश्रण होती है। इसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारे पॉलीवाइलेंट क्लोराइड से अवतरित क्यों होती है। जो आपके घरों में तार है बेटा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक टाइप की परत चढ़ी रहती है ना, ताकि आप पकड़ते हो तो आपको शॉक ना लगे। यही तो इसका इसी कारण तो लगाते हो ना आप। तो क्यों लगाते हैं, यही तो कारण है, ताकि हमें शॉक ना लगे। विद्युत तारे पॉलीवाइलेंट क्लोराइड से अवतरित होती है क्योंकि PVC विद्युत का कुचालक होता है और हमें विद्युत झटके से बचाता है, विद्युत शॉक से बचाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उस अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो है बेटा वो अधातु है और कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन में हो गया इंपॉर्टेंट। प्रायः गोल्ड और सिल्वर धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। क्यों, गोल्ड और सिल्वर अत्यंत कम अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ये इसका कारण है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। क्यों, क्योंकि ये जो है ना बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, इसी वजह से ये स्वतंत्र अवस्था में पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। कह रहे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो जो अधातुएं होती है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर उदासीन जैसे कॉपर मोनोऑक्साइड है ना, N2O आदि ऑक्साइड बनाती हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं बेटा, आप लोग सर आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे नहीं बेटा, केमिस्ट्री फिजिक्स जीव विज्ञान सब मिलेगा, एक एक चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पार्ट 1 है, 150 क्वेश्चन अभी पढ़ाऊंगा, इसके बाद और 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट, धातुओं के आघातवर्ध गुणधर्म से क्या अभिप्राय है। जो धातु होती है बेटा उसको जब हम पीट पीट के चपटे पतले चादर के रूप में हम फैला देते हैं, है ना, और वो जो गुण होता है ना वो आघातवर्ध कहलाता है, ठीक है। धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण उनके हथौड़े से पीट पीट कर बगैर टूटे पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, धातुओं की आघातवर्धिता कहलाती है, ये हमारा उत्तर है। धातुओं के तन्यता गुण क्या समझते हो आप। तो धातु तन्यता गुण क्या होता है, वह धातु का वह गुण जिसे हम गर्म करने पर पतली तार के रूप में हम निकाल खींच सकते हैं, तो तन्यता होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा MgO का निर्माण दर्शाइए। देखो बेटा MgO बोला है ना, Mg के परमाणु क्रमांक 12 होते हैं, पहली कक्षक में 2, दूसरी में 8 और 2, यानी कि अष्टक पूरा होने के बाद इसके पास 2 ज्यादा है, यानी कि Mg को मैं लिख सकता हूँ +2, 2 किसी को भी दे देगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहली कक्षक में 2, दूसरे में 6, इसको अष्टक पूरे होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूँ 2 नेगेटिव, ठीक है ना, 2 चाहिए। तो देखो Mg का अष्टक पूरा हुआ, 2 इसके पास बाहर ज्यादा है, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में देखो इसकी बाहरी कक्षा में 2 है, ये 2 लिखा, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने 6, 1 2 3 4 5 6, इस ये क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा पूरा, ये एक दोनों के दोनों दे दिया, ठीक है। तो दोनों दे रहा है तो Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और ऑक्सीजन 2 ले रहा है तो ऑक्सीजन पे 2, इसने देखो ऑक्सीजन को इसने दिया है तो 2 नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, 2 से 2 खल्लास, तो ये बन जाएगा MgO, +2 -2 खत्म, MgO बन जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये मेरा तांबा है कॉपर, और ये ऑक्सीजन है, गर्म कर रहे हैं वायु की उपस्थिति में, तो मेरा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात है, जो कि काला पदार्थ होगा। कॉपर तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा गोल्ड गोल्ड टाइप का होता है ना, हाँ, लेकिन जब इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, जो कि काली होती है। अगला क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलय में डालने में क्या होता है। इसकी केवल संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया लिखनी है। तो बेटा ये जिंक है, इसको जब आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 में जब डालोगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, और Fe आपका बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो ये लोहा है Fe, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, HCl डालोगे तो आपका बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। लौह चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड बनता है। ये क्या है बेटा, आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये हाइड्रोजन गैस है जो कि निकलती है इस अभिक्रिया में। अगला है, एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। देखो एक्वाराज को हम अम्लराज भी कहते हैं। ये जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण होता है, एक्वारेजिया अम्लराज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि का प्रयोग करके किन अयस्क कणों को अधात्रिक कणों से पृथक्कृत किया जा सकता है, ठीक है। किन चीज को हम अलग कर सकते हैं, तो इसके प्रयोग द्वारा कॉपर, जिंक और लेड के जो सल्फाइड होते हैं उनके अयस्कों को अधात्रिक कणों से पृथक किया जा सकता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सांस फूल रही है भयंकर, पता नहीं क्या हो रहा है। उस प्रक्रम का
क्या नाम है जिसमें धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा अपचयित होती है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा धातु ऑक्साइड का जो अपचयन होता है उसे हम कहते हैं थर्मिड अभिक्रिया। ठीक है, उस प्रक्रम का क्या नाम है? थर्मिड अभिक्रिया। पीतल के मुख्य अवयवों के नाम लिखिए। तो पीतल का एक मुख्य अवयव है कॉपर और जिंक। ठीक है, एक अयस्क ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर SO2 देता है। इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से होगा? ठीक है, किस विधि से होगा? फेन प्लवन विधि से होगा। यशदे लेपन से क्या अभिप्राय है? 2015 में पूछा गया है। यश लेप दे यशदे लेपन क्या बेटा? यह लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की एक विधि है। ठीक है, जिंक की क्या जलाई जाती है? पतली परत, तो उसे कहते हैं यशदे लेपन। ठीक है ना। कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखिए। तो कार्बन के दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, C60। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अणु फ्लोरीन क्यों कहलाता है? ठीक है, क्यों कहलाता है बेटा? C60 जो अणु होता है संरचना में ना US आर्किटेक्ट बर्किमिस्ट फ्लोरीन द्वारा तैयार की गई इमारतों की संरचना से समानता दर्शाता है। एक साइंटिस्ट है, अतः उन्हीं के नाम पर इसे फ्लोरीन कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड वायु में जलाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब वायु में जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और थोड़ी सी ऊष्मा मिलेगी, प्लस ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। एथेन यानी कि C2H6 है ना। कार्बन, अरे यार, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। प्रथम कक्षा में 2, बाहर में 4। हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो प्रथम में 1। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, बाहरी कक्षक बनाते हैं। हाँ, इसका थोड़ा अलग दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एक कार्बन के पास बाहर कितने हैं? 4 हैं और हाइड्रोजन के बाहर कितने होता है? 1। तो ये 1, सबके बाहर 1 है। तो सहसंयोजन अभिक्रिया करेगा, है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन जाएगा इसके पास, 1 ले लेगा, 1 ले भी रहा है और 1 दे भी रहा है। 4 5, ये 4 था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 1 8 हो गया। इसके पास 4 था, यहाँ से लिए 5, यहाँ से 1 6, यहाँ से 1 7 और यहाँ से 1 8। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन के बाद जो सबसे कम हीलियम जो होते अक्रिय तत्व है, बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षक पूर्ण है तो अक्रिय हो गया। हाइड्रोजन हमें सोचता है कि मैं हीलियम बन जाऊं, है ना, मेरे बाहर में 2 आ जाए, तो ये भी पूर्ण है। इसके पास 1 थे, यहाँ से लिया 2 हो गया, इसके पास 1 थे, यहाँ से ले लिया 2 हो गए। तो हाइड्रोजन भी खुश, कार्बन भी खुश, ले दे के दोनों खुश हो गए। वो ले भी रहा है, वो दे भी रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, एथीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। ये है, जैसे वो वाला बना है, ये वाला भी बना लेना। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण दीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और असंतृप्त जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, उसे हम कहते हैं। तो संतृप्त का उदाहरण दे दीजिए, मीथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड है, और असंतृप्त C2H6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C2H6, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा आपका। ठीक है, एथीन हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु X जो 2 भिन्न रूपों में Y तथा Z में रहता है। Y जो है कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और जो Z है वो विद्युत का एक अच्छा चालक है। XYZ को पहचानिए। आपको XYZ को पहचानना है और ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। देखो बेटा, X जो है वो कार्बन है। ठीक है, कार्बन के 2 रूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। यह 2 रूप में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है।
Y आपका हीरा हो जाएगा, Z आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? बिल्कुल नहीं बता सकते, नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे नहीं बता सकते यार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियात्मक समूह का नाम बताइए। CHO, ठीक है, CHO समूह होता है एल्डिहाइड का, और ये क्या है बेटा? कीटोनिक समूह, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक समूह, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या होता है जब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाया जाता है ना, तो अपूर्ण दहन होता है। जब भी किसी चीज को जलाना है ना, तो वायु की नियंत्रित मात्रा चाहिए होती है, जितनी की जरूरत है। देखा है आपने, वायु की नियंत्रित मात्रा अगर नहीं होगी तो चीजें जलती भी नहीं है। ठीक है, और अपूर्ण दहन होगा मतलब पूरी तरीके से नहीं जलेगी। तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जल, वाष्प, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ये आप लिखेंगे। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों का नामांकन करना है। ठीक है, सिंबल नामांकन बताओ क्या होगा। सबसे पहले देखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप, प्रोप हो गया। ठीक है, ये प्रोप हो गया। Cl, ठीक है, क्या होता है? पूर्व लग्न, क्लोरो, तो क्लोरो पहले लग जाएगा, क्लोरो प्लस प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड सारे जब होते हैं तो नाम के बाद में एन लगता है, एन, तो ये क्या हो जाए? क्लोरोप्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है, कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, एक कार्बन है, मैथ होगा, और कीटोनिक ग्रुप है ये चीज, तो नाम के बाद में अल लगता है, तो ये हो जाएगा मिथ प्लस अल, मिथेनल। ठीक, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, ज्वाला की प्रकृति क्या होती है जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है? तो देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली ज्वाला देते हैं जिसमें काला धुआं भी सम्मिलित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, CH4, हाइड्रोकार्बन का रासायनिक नाम लिखिए। तो CH4 का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन, और C2H4 इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है बेटा? रासायनिक नाम इसका एथीन है। तो सिंगल बॉन्ड होता है, नाम के बाद में इन जुड़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर नाम के बाद में आइन जुड़ता है, तो इसमें C2H4, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसमें, तो नाम के बाद में इन जुड़ेगा, तो 2 कार्बन पे एथ होता है, नाम के बाद में इन जुड़ेगा तो एथीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित कार्बन अम्ल का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके का नाम जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल जो परिवर्तन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से ऑक्सीजन के योग द्वारा प्राप्त होता है। जब उसमें हम ऑक्सीजन के योग करते हैं ना, तब जाके हमें मिलता है। प्लस ऑक्सीजन हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लस में ले रहे हैं अभिक्रिया में, इसी वजह से इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। विकृतीकृत स्प्रिट अथवा विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? तो देखो, एथेनॉल जिसमें कुछ विषाक्त रसायन जैसे मेथेनॉल या एसीटोन या फिर पिरिडीन, कॉपर सल्फेट मिले रहते हैं, इसको हम कहते हैं विकृतीकृत स्प्रिट अथवा विकृतीकृत अल्कोहल। यह पीने योग्य नहीं होता है, अगर पी लिए ना तो हो गया काम। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो बेटा, ये हमारा है CH3COH एथेनोइक अम्ल, और ये आपका हो गया 2NaOH, ये हमने सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें मिलेगा एथेन। ठीक है, एथेन बोल रहा हूँ, मीथेन, CH4, Na2CO3 और H2O मिल जाएगा। परम अल्कोहल क्या है? परम अल्कोहल, ठीक है, दारू की बात नहीं हो रही है। तो देखो बेटा, एथेनॉल जिसमें अंश मात्र भी जल उपस्थित ना हो, बिल्कुल भी पानी ना हो, 100% एथेनॉल परम अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, एस्ट्रो का उपयोग बताइए। तो ठंडे पेयजल जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं,
आइसक्रीम होती है, मिठाई होती है, जो सेंट होते हैं, इत्र, उसमें एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम संश्लेषित रासायनिक क्या होता है? वो होता है फ्रेऑन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? फ्रेऑन होता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वो है जॉन ल्यूडेंट्स। जॉन ल्यूडेंट्स से प्रतिपादित किया था अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डाबे राजनीतिक के तत्व हैं यदि ए का परमाणु क्रमांक 7, बी का परमाणु क्रमांक, अच्छा सी का दे रखा है, सी का 23 है, तो बी का परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखो आपके पास ए बी सी है, तो डार्विन ने क्या कहा था कि अगर त्रिक है ना, डार्विन का त्रिक, तो बी वाला जो होता है वो होता है पहले और तीसरे को जोड़ने दो और उसका आधा कर दो। तो ए दे रखा था 7, सी का दे रखा 23, बट्टे में 2, बी का निकालना है, तो 30/2, तो कितना आ जाएगा? बीच बी का 15 आ जाएगा, तो बी का होगा 15। ये होता है डायमिनर के त्रिक का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में ये बोला कि तत्वों के जो गुण है ना बेटा, आवर्ती गुण, वो उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। मेंडलीफ पुराने वाले जो, और आधुनिक आवर्त जो मोजरे ने जो बनाया उनके अनुसार क्या है कि तत्वों के जो आवर्ती गुण है उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, जो कि सही है। आवर्त सारणी के एक ही आवर्त के तत्वों के परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? देखो बेटा, आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में तत्वों के परमाणु आकार बाईं ओर से अगर आप दाईं ओर जाओगे, ये बाईं है, इधर से अगर इधर जाओगे दाईं ओर, तो क्रमिक रूप से घटते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? हर साल आने वाला प्रश्न है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन का मतलब क्या है कि तत्व उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर, क्षैतिज होती है ये ऐसे और ऊर्ध्वाधर होती है ऐसे। ठीक है। एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो ये है आपका आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रथम आवर्त में क्या है बेटा? हाइड्रोजन है और हीलियम है। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा। आपके पास है ना टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी बुक में, देख लेना जाके। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, इसे आप आवर्त सारणी के किस समूह में रखना उचित समझोगे? तो देखो, किस समूह में रखना उचित समझेंगे? 1, 2, तीसरे समूह में रखना हम उचित समझेंगे। उस तत्व का नाम तथा परमाणु संख्या बताइए जिसके परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है। 2, 8, 1, 2, 8 और 1 को जोड़ दो तो ये आगे 11। 11 किसका होता है? सोडियम का। तो वो है बेटा सोडियम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम तथा परमाणु संख्या बताइए जिसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। तो इसको जोड़ दो, 2, 8 + 7, 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। ठीक है। उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की थी? तो लॉर्ड रैले और सर रैमजे ने 1894 में उत्कृष्ट गैसों की खोज की थी। भैया पहले के ज़माने में जो कुछ भी आज हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो पहले के ज़मानों में खोज हुई है। आजकल देखो सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, बस मेरे को एक डिग्री मिल जाए, मेरे को ये हो जाए, बस किसी के मन में ना कोई खोजी विचार चलता ही नहीं है। ठीक है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, मैथमेटिशियन है, वो पहले के हुए, उन्होंने ही सब कुछ दिया, उन्हीं को ही हम पढ़ रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या योगदान दे रहे हैं अपनी सोसाइटी में? कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये चीज मुझे बहुत बेकार लगती है। आयनन एंथैल्पी से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व के उदासीन गैसीय परमाणु की तलस्थ अवस्था से उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ना आयनन एंथैल्पी कहते हैं। शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 11th 12th में भी फिर से आएगा केमिस्ट्री में। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन जब मैंने दिया था ना बोर्ड एग्जाम तब आया था। तो जिस वस्तु में गति पाई जाती है उसे हम सजीव मानते हैं। पेड़ बढ़ रहा है, सजीव है। मैं बढ़ रहा हूँ,
अभी तो बढ़ नहीं रहा हूँ, अभी फैल रहा हूँ, है ना, सजीव है। तो ये चीज़ है बेटा। तो जो जिस चीज़ में भी अणुगति पाई जाती है उसको हम सजीव बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किसी जीव द्वारा कार्बन आधारित अणुओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगी, आपका ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, फिर आपका ऑक्सीजन निकलेगा, फिर आपका पानी निकलेगा। ये जो अभिक्रिया है वो आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है दारू ऊतक के 2 प्रकार के अवयवों के नाम लिखिए। तो उसका नाम है बेटा, अब जो होती है वाहिनिकाएं होती है और वाहिकाएं होती है। ठीक है, वेसल्स और टैसिड्स, ये चीज। किसी जलीय प्राणी जैसे मछली में श्वसन अंगों का नाम लिखना है कि वो श्वसन किस अभिक्रिया द्वारा करते हैं। गलफड़े द्वारा करते हैं, क्लोम गिल्स द्वारा होती है, जिससे हम गलफड़े कहते हैं आम भाषा में। अप्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, किधर? स्ट्रोमा में। एडीपी और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एम्फाइसीमा रोग क्या लक्षण है? तो एम्फाइसीमा में वायु कोशिकाओं का लचीलापन समाप्त हो जाता है और गैसीय विनिमय की क्षमता कम हो जाती है, ये इसका मेन लक्षण है। तरल संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण दीजिए। तो रुधिर है, लसिका, ठीक है, ये आपके तरल संयोजी ऊतक हैं। नेक्स्ट, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसमें आपका होता है एमाइलेस, जिसे हम टॉयलिन भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा लार है उसमें क्या मिलता है? टॉयलिन, जिसे हम एमाइलेस बोलते हैं। ईसीजी इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है ना, हृदय स्पंदन को मापता है कि किस रेट से आपका हृदय पंप हो रहा है, उस चीज को मापता है। और उसका एक क्या करता है, ग्राफ ये दिखाता है, रिकॉर्डिंग। जब आप ईसीजी कराने जाओगे ना तो आपके हार्ट ऐसे टूं टूं करेगा और ऊपर उसी हिसाब से ऊपर नीचे होता है, ग्राफ बन के आता है, वो होता है। रुधिर के सर्वदाता एवं सर्वग्राही के नाम लिखे। सर्वदाता, भाई मेरा खून मैं किसी को भी दे सकता हूँ, ओ पॉजिटिव है, ओ वर्ग का हो सभी को दे सकता है, और जो ए बी वर्ग होता है सभी का ले सकता है। ठीक है। वातोत्सर्जन का कोई एक कार्य लिखिए। तो देखो, वातोत्सर्जन के कारण वातोत्सर्जन ससंजन तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पौधों में रसारोहण होता है। ये एक मेन कार्य है उसका। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में आमाशय और क्षुद्रांत में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। ये आपका आंसर है। किस यंत्र की सहायता से रक्त दाब नापा जाता है? ब्लड प्रेशर को किससे नापते हो आप? ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिग्मो मैनोमीटर। इसकी सहायता से हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी क्यों होती है? जो बाघ है इतना बड़ा जीव, उसका जो क्षुद्रांत होता है बहुत छोटा होता है। क्यों? मांसाहारी भोजन की प्रकृति प्राणी शरीर के अनुरूप होने के कारण, इसका पाचन भी शीघ्र हो जाने के कारण इनका क्षुद्रांत बहुत छोटा होता है। ठीक है, मांसाहारी जीव है, मनुष्य की तरह है, तो पाचन उसका जल्दी हो जाता है और इसी कारण उसका जो क्षुद्रांत है बहुत छोटा होता है। तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य होता है? तंत्रिका कोशिका जो होता है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, वो सूचना का आदान प्रदान भेजती है, इधर सूचना का इधर से उधर भेजती है। पश्चिम मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करती है। पश्चिम मस्तिष्क, तो जो श्वसन को नियंत्रित करती है उसका नाम है पोन्स। पोन्स पश्चिम मस्तिष्क का वह भाग है जो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण का नाम बताइए। तो वो है बेटा दृढ़ तानिका तथा मृदु तानिका। अंग्रेजी में भी मैंने लिख रखा है। अगला क्वेश्चन है अनिच्छिक क्रिया का नियंत्रण और नियमन केंद्र कहाँ
कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का जो मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लांगेट, वो इस चीज़ों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। 2 पादप हार्मोन्स के उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो एक तो बेटा ऑक्सिन है, ठीक है, और एक है जिबरेलिन जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। फाइटो हार्मोन क्या है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो फाइटो हार्मोन क्या होता है? एक पादप हार्मोन है जो पौधों की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि वृद्धि, अनेक जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए होता है। इनका संश्लेषण तने, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं से होता है और ये विसरण द्वारा अन्य भागों में पहुंचते हैं। ये होता है आपका फाइटो हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो उसका नाम है बेटा साइटोकाइनिन, ठीक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑक्सिन की अधिकता या ऑक्सिन का छिड़काव करने से बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित हो जाता है और ये जो फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं और इसी प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। आप देखते हो कोई ऐसे फल आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर बीज ही नहीं होता है और आप उसको बड़े मजे से खाते हो, है ना। तो ये बनता किस प्रोसीजर से है? अनिषेक फलन से बनता है। ये बिना निषेचन के होता है, इसी वजह से इनके अंदर बीज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो है बेटा थायरोट्रोपिन या थायराइड प्रेरक हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? सूंघ के, हाँ ये बोलोगे ना, हम अगरबत्ती गंध का पता नासिका में स्थित घ्राण संविदाओं द्वारा लगाते हैं। कई बच्चे बोलेंगे सूंघ के लगाते हैं, सूंघ के जरूर लगाते हो, लेकिन सूंघ के हमारे क्या होते हैं, उस नाक के अंदर नासिका में स्थित घ्राण संविदाओं, ठीक है। हम सूंघते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें सुगंध है, हम सूंघते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें बदबू है। तो वो एक सूचना कौन देता है? घ्राण संवेदक देते हैं। प्रकाश तथा अंधकार का ज्ञान किन संवेदी कोशिकाओं द्वारा होता है? तो वो होता है ज्ञान दृष्टि सलगाव द्वारा। ओके, बाल्यावस्था में थायरक्सिन के अल्प श्रावण से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो उसका नाम है जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी स्रावित करता है। तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। कौन? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा हार्मोन पत्तियों के झड़ने में योगदान करता है? तो वो है बेटा एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, एड्रीनलिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो अधिवृक्क ग्रंथि के भीतरी भाग में मेडुला से एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावन होता है, स्रावित होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित रखता है? इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन है हमारे खून में शर्करा को मेंटेन रखता है, ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। आहार में किस तत्व की कमी के कारण हम ग्वेटर रोग से प्रभावित हो सकते हैं? तो वो है बेटा आयोडीन की कमी से, झींगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियमन मेरुरज्जु द्वारा होता है। कार्य संपन्न होने के पश्चात मस्तिष्क को सूचना प्रेरित कर देती है, ठीक है, ये चीज। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी होता है? तो सोचने के लिए जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है वो उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? जो मैं अभी खड़ा हुआ हूं, इसी पोस्टर में खड़ा रहा हूं, वो कौन करता है? पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, ठीक
ठीक है, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब टू, जिससे हम थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम बताना है, तो वो है थायरॉक्साइन। ठीक है, अब टू आ सकता है या फिर थायराइड भी लिख सकते हैं। तो उस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है बच्चों? थायरॉक्सिन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज, जिसे हम टॉयलिन कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए 2 बार। 2 जीवों के नाम लिखिए जो उत्पन्न होते हैं मुकुलन के द्वारा और बीजाणु द्वारा। तो मुकुलन के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो हाइड्रा। ठीक है, जैसे हमने तालाब में देखा होगा कि एक ऐसे हरा हरा ऐसे टाइप का पौधा होता है। एक देखोगे 1 हफ्ते बाद थोड़ा और जगह भर जाएगा, तो कुछ टाइम पर थोड़ा और भर जाएगा, कुछ समय बाद पूरा तालाब भर जाता है। तो मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, है ना। और बीजाणु द्वारा जो होता है वो है अमीबा। ठीक है, यूरोथ्रिक्स और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लीजिए। एक लिंगी पुष्प हो गया मक्का, पपीता, और उभयलिंग मटर हो गया, मकोई हो गया, ये उभयलिंग होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमीबा में द्विखंडन को केवल चित्र द्वारा दिखाइए। देखो ये अमीबा है, द्विखंडन हो रहा है। पहले ये था, पहले स्टेज ये है, ऐसा थोड़ा एक पार्ट है, ये 2 पार्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा से टूट के ऐसा बना, उसके बाद ऐसा बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, नहीं 1 2 3, ये उसके बाद का प्रोसेस ये है। चौथा हिस्से में थोड़ा ये हो गया, 5वें हिस्से में ये हो गया। ठीक है, और 6ठे हिस्से में पूरा ये अलग हो गया। तो ये अमीबा का द्विखंडन है। साल्विया में परागण किस माध्यम में होता है? कीटों के द्वारा होता है ना। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 जल परागित पुष्पों के नाम बताइए। तो वो है बेटा बेलिसेनिडिया और हाइड्रीला। भ्रूणपोष की कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिका विभाजन से बनती हैं? तो स्वतंत्र केंद्रीय कोशिका विभाजन से बनती हैं। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। उभयलिंगी पुष्प, जब एक पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तो सेम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कि मटर, मकोय। स्तनधारियों में अंडाशय कहाँ पाया जाता है? तो स्तनधारियों में अंडाशय उदर गुहा में वृक्क के पास पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम बताइए। तो वो हो गया आपके आलू, काट काट के लगा सकते हैं ना। अदरक हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, ये सब काई कटिंग करके लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 ऑलरेडी बना के रख दिया है मैंने, जो कल आपको मिल जाएगी। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो जिन्होंने कोर्स ले रखा है बेटा उनको मिल जाएगा। कैसे बाय करना है कोर्स, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर करें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, विज्ञान पढ़ा रखी है, मैथ पढ़ा रखा है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं। क्लास 11th में भी मैं ही पढ़ाऊँगा, 12th में भी वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। तो आपका साथ में जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है बेटा, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।